मई 2026, दिल्ली। रात काफ़ी हो चुकी थी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के ऑफिस में पूछताछ चल रही थी। कुछ ही घंटे पहले पुलिस ने एक ऐसे मॉड्यूल को पकड़ा था जिस पर आरोप था कि वो भारत के अलग अलग शहरों में बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। पकड़े गए लोगों से लगातार पूछताछ हो रही थी। इन लोगों को कौन भेज रहा था, पैसा कहाँ से आ रहा था, हथियार कौन पहुँचा रहा था और इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कौन था। जैसे जैसे इंक्वायरी आगे बढ़ी, एक अजीब बात सामने आने लगी। हर आरोपी अलग था, हर आरोपी अलग शहर से था, लेकिन उनके जवाबों में एक नाम बार बार दोहराया जा रहा था। एक ऐसा नाम जिसे भारत की ज़्यादातर जनता जानती तक नहीं थी, मुन्ना झिंगाड़ा। एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार वही नाम, मुन्ना झिंगाड़ा। स्पेशल सेल के ऑफिसर्स के लिए ये कोई नया नाम नहीं था। भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज की फाइल में ये नाम कई सालों से मौजूद था। लेकिन सवाल ये उठता है कि कैसे मुंबई की गलियों में बड़ा हुआ एक नॉर्मल सा लड़का दाऊद इब्राहिम के सबसे भरोसेमंद शूटर्स में से एक बन गया, और फिर कैसे वो भारत के खिलाफ टेरर फैलाने में आईएसआई की मदद करने लगा। कहानी की शुरुआत आज से 35 साल पहले होती है, उस मुंबई में जहां अंडरवर्ल्ड अपने सबसे खूनी दौर से गुजर रहा था, जहां हर गली में कोई ना कोई गैंग एक्टिव था, जहां कुछ लड़के नौकरी ढूंढ रहे थे तो कुछ लड़के बंदूक। उसी मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में एक लड़का बड़ा हो रहा था। नाम था सैयद मुज़क्किर हुसैन। लेकिन आने वाले सालों में मुंबई उसे एक दूसरे ही नाम से जानने वाली थी, मुन्ना झिंगाड़ा। मुन्ना झिंगाड़ा का जन्म उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के पास एक साधारण से परिवार में हुआ था, लेकिन उसके बचपन में ही उसका परिवार मुंबई आ गया। उन दिनों मुंबई लाखों लोगों के लिए उम्मीदों का शहर थी। हर साल हजारों परिवार यहाँ बेहतर जिंदगी की तलाश में आते थे। मुन्ना का परिवार भी उन्हीं में से एक था। जोगेश्वरी ईस्ट की एक छोटी सी चौल में उनका घर था। घर की फाइनेंशियल कंडीशन कोई बहुत अच्छी नहीं थी। मुन्ना के पिता एक प्लम्बर का काम करते थे, जो दिन भर मेहनत करता था और शाम को घर आता था, और फिर अगले दिन से वापस वही फाइट और वही स्ट्रगल। मुन्ना ने भी अपनी शुरू की पढ़ाई जोगेश्वरी में ही की। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा और कॉलेज पहुंचा। देखने में वो किसी नॉर्मल मुंबईकर के लड़के के जैसा ही दिखता था, लेकिन उस दौर की मुंबई भी कोई आम शहर नहीं थी। ये वही टाइम था जब अंडरवर्ल्ड अपने पीक पर था। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान पहुंच चुका था, छोटा राजन अपना नेटवर्क खड़ा कर रहा था, अरुण गावली अलग कागज बन चुका था। गैंग वॉर होना बहुत आम बात थी। रोज हत्याओं की खबर अखबारों में आती थी और मुंबई के कई इलाकों में गुंडों का नाम पुलिस से ज़्यादा चलता था। ऐसे माहौल में बड़ा हो रहा एक गुस्से वाला लड़का बहुत जल्दी गलत रास्ते पर जा सकता था, और शायद मुन्ना के साथ हुआ भी यही। साल था 1980। मुन्ना अभी कॉलेज में था। एक दिन कॉलेज कैंपस के अंदर उसके दोस्तों का झगड़ा वहाँ के एक लोकल बदमाश से हो गया। शुरुआत बहस से हुई, फिर धक्का मुक्की हुई, और देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। फिर आगे जो हुआ उसने मुन्ना की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस दिन कॉलेज के अंदर का माहौल बेहद स्ट्रेसफुल था। एक तरफ तो मुन्ना के दोस्त थे, दूसरी तरफ था वो लोकल गुंडा जिसका नाम था वजीर। वजीर उस इलाके में अपनी दादागिरी के लिए जाना जाता था। कॉलेज के कई लड़के उससे डरते थे, और उस दिन वो मुन्ना के दोस्तों को डराने की कोशिश ही कर रहा था। दोनों ग्रुप्स के बीच गाली गलौज हो रही थी, धक्का मुक्की हो रही थी, और लड़ाई बढ़ती जा रही थी। मुन्ना शुरुआत में तो सिर्फ तमाशा देख रहा था। उसका इस झगड़े से कोई सीधा लेना देना नहीं था। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी बदल दी। वजीर की कमर पर एक चॉपर लटका हुआ था। मुन्ना की नज़र उस पर पड़ी, और अगले ही कुछ सेकंड में उसने ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी की डायरेक्शन ही बदल दी। उसने वजीर का वही चॉपर खींच लिया
और सीधा उस पर टूट पड़ा। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, मुन्ना का वार चल चुका था। पहला वार, दूसरा वार, फिर तीसरा वार, और कुछ ही पलों में वजीर जमीन पर पड़ा था, खून से लथपथ। कॉलेज कैंपस में अफरा तफरी मच चुकी थी, चीखें सुनाई दे रही थी, लोग इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि मुन्ना नहीं भागा, उसने खुद को छुपाने की कोशिश भी नहीं की। वो सीधे पुलिस स्टेशन गया और वहाँ जाकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने अपना जुर्म मान लिया और उस समय शायद उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये उसकी पुरानी ज़िंदगी का अंत था। उस पर मुकदमा चला, फिर उसे जेल हो गई, लेकिन कुछ टाइम बाद उसे जमानत मिल गई। और जब वो बाहर आया तो ऐसा लग रहा था कि शायद ज़िंदगी उसे दोबारा मौका दे रही हो। वो अपने पिता के साथ प्लम्बिंग का काम करने लगा। सुबह काम पर जाता, शाम को पिता के साथ घर लौटता। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा था। लेकिन मुंबई की कहानियाँ इतनी आसानी से कहाँ ख़त्म होती हैं, और वज़ीर की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। वज़ीर का एक भाई था जिसका नाम था नाजिर। नाजिर अपने भाई की मौत को भूला नहीं था। उसे मुन्ना को मारकर अपने भाई की मौत का बदला लेना था। पिछले कई सालों से वो सही मौके का इंतज़ार कर रहा था और 31 मार्च 1994 को उसे वो मौका मिल गया। उस दिन मुन्ना काम से घर लौट रहा था कि अचानक उसके रास्ते में कुछ लोग उसके सामने आ गए। ये लोग हॉकी, चॉपर, लोहे की रॉड अपने साथ लेकर आए थे। हमला सीधा मुन्ना पर हुआ। नाजिर अपने भाई का हिसाब बराबर करने आया था, लेकिन शायद उसने एक गलती कर दी। उसने सोचा था कि सामने वही लड़का खड़ा है जिसने 4 साल पहले पहली बार किसी का खून किया था। लेकिन इन 4 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। मुन्ना पहले वाला लड़का नहीं था। उसने पलट कर जवाब दिया और इतना जोरदार जवाब दिया कि हमला करने वाले पीछे हट गए। कुछ ही मिनट पहले जो लोग उसे मारने आए थे, अब अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लड़ाई खत्म हो गई, लोग घायल हो गए और एक बार फिर मुन्ना सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उसने फिर से खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन अब एक चीज़ साफ हो चुकी थी, मुन्ना जहां भी जाता था हिंसा उसके पीछे चली आती थी, या शायद वो खुद हिंसा को अपनी तरफ खींच रहा था। पहले एक हत्या, फिर एक हमला, फिर जवाबी हमला, फिर पुलिस स्टेशन, फिर केस, फिर जमानत। ये तो एक लूप बन गया जो बार बार दोहराया जा रहा था, और हर बार मुन्ना का नाम मुंबई पुलिस की फाइलों में थोड़ा और गहरा दर्ज होता जा रहा था। 1990 से 1995 के बीच उसके ऊपर कई गंभीर आरोप लग गए, मारपीट, हमले, हत्या के प्रयास, और इस बीच उसके अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के साथ भी संपर्क बनने लग गए। लेकिन अभी तक वो सिर्फ एक लोकल क्रिमिनल था। मुंबई में उसके जैसे सैकड़ों क्रिमिनल थे। उसे खुद भी नहीं पता था कि बहुत जल्द एक ऐसी घटना होने वाली है जो उसे मुंबई के सबसे खतरनाक गैंग के दरवाजे तक पहुंचा देगी, दाऊद इब्राहिम के गैंग तक। 1990 का अंडरवर्ल्ड सिर्फ सड़कों पर ही नहीं चलता था, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जेलों के अंदर भी मौजूद रहता था। मुंबई की ऑर्थर रोड जेल, जो देश की सबसे बदनाम जेलों में से एक है, यहाँ अपराधी सिर्फ रहते ही नहीं हैं, यहाँ अपराधी नए रिश्ते भी बनाते हैं। यहाँ सौदे होते हैं, यहाँ बड़े गैंग नए लड़कों को तलाशते हैं, और यहाँ कई अपराधियों का भविष्य तय होता है। मुन्ना भी एक बार फिर से ऑर्थर रोड जेल पहुँच चुका था। उसके खिलाफ कई मामले थे। पुलिस उसे अब एक खतरनाक इंसान मानने लगी थी, लेकिन जेल के अंदर कुछ लोग उसे अलग नज़र से देख रहे थे, और इनमें से एक था इस्माइल मलाबारी। वो डी कंपनी का मेंबर था। इस्माइल ने मुन्ना के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था। उसने सुना था कि इस लड़के ने कॉलेज में एक आदमी का मर्डर किया था। उसने ये भी सुना था कि उससे बदला लेने आए लोगों का उसने अकेले सामना किया था, और सबसे बड़ी बात कि हर बार भागने के बजाय उसने खुद को पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया। इस्माइल को ऐसे लड़के बहुत पसंद थे।
क्योंकि अंडरवर्ल्ड में बंदूक चलाने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन ट्रिगर दबाने के बाद घबराने वाले भी उतने ही होते हैं। मुन्ना उनमें से नहीं था। वो गुस्सैल था, वो खतरनाक था और वो वायलेंस से डरता नहीं था। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। ऐसे ही एक बातचीत के दौरान इस्माइल ने सीधा पूछा, मुन्ना बाहर जाकर क्या करोगे? मुन्ना के पास इसका कोई जवाब नहीं था। प्लम्बिंग, छोटे मोटे काम, या फिर पुलिस की निगरानी में रहोगे? और तुम्हारे पुराने दुश्मन, उनसे कैसे निपटोगे? उसकी दुनिया पहले ही बदल चुकी थी। इस्माइल ये सारे सवाल पूछता रहा। मुन्ना के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इस्माइल ने फिर कहा, अगर पैसा कमाना है तो हमारे साथ आ जाओ। ये सिर्फ एक नौकरी का प्रपोजल नहीं था, ये एक रास्ता था। ऐसा रास्ता जिसके एंड में पैसा था, पावर थी और मौत भी। मुन्ना ने सोचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाया और उसने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। कुछ ही टाइम बाद उसकी जमानत अरेंज हो गई। मुन्ना जेल से बाहर आ गया, लेकिन इस बार वो मुन्ना नहीं था जो जेल के अंदर गया था। अब उसके पीछे डी कंपनी का हाथ था। अब उसके कॉन्टैक्ट्स बदल चुके थे। अब उसके दुश्मन भी बदलने वाले थे। और सबसे ज़रूरी बात, अब उसकी लॉयल्टी का टेस्ट होने वाला था, क्योंकि डी कंपनी किसी भी नए आदमी पर आसानी से भरोसा नहीं करती। मुन्ना को साबित करना था कि अब वो सिर्फ एक लड़ाई झगड़े करने वाला गुंडा नहीं है। वो डी गैंग के लिए जान ले भी सकता है और वक्त पड़ने पर जान दे भी सकता है। जल्दी ही उसे एक ऐसा काम मिलने वाला था जिसे सुनकर मुंबई का कोई भी क्रिमिनल घबरा जाता। मुन्ना को जो टारगेट मिलने वाला था उसका नाम था अरुण गवली। 1990 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड दो ग्रुप में बंट चुका था। एक तरफ था दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी और दूसरी तरफ था अरुण गवली। अरुण गवली अब सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, वो अपने आप में एक ताकत बन चुका था। उसके लोग थे, उसका इलाका था, उसका राजनीतिक प्रभाव था और सबसे बड़ी बात, वो दाऊद इब्राहिम को खुली चुनौती दे रहा था। डी कंपनी और गवली गैंग के बीच खून का हिसाब चल रहा था। एक हत्या का जवाब दूसरी हत्या से दिया जाता, एक गोली का जवाब कई गोलियों से दिया जाता और इस दुश्मनी के पीछे एक पर्सनल रीजन भी था। दाऊद ने अरुण गवली के भाई की हत्या करवाई थी और गवली ने दाऊद की बहन के पति की। दाऊद इब्राहिम अपने बहनोई की हत्या भूल नहीं पाया था और दाऊद बदला लेना चाहता था हर कीमत पर। और यही रीज़न था कि छोटा शकील लगातार ऐसे लोगों को तलाशता रहता था जो अरुण गवली तक पहुंच सके। और अब उसकी नज़र मुन्ना झिंगाड़ा पर थी। डी कंपनी में शामिल हुए अभी उसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन मुन्ना खुद को साबित करना चाहता था। वो दिखाना चाहता था कि वो सिर्फ एक छोटा मोटा गुंडा नहीं है, वो कंपनी के लिए बड़ा काम भी कर सकता है। एक दिन मुन्ना तक संदेश पहुंचा। उसे एक खास मिशन पर काम करना था। टारगेट था अरुण गवली। मुन्ना समझ गया कि ये कोई साधारण जिम्मेदारी नहीं है और अगर वो इसमें सफल होता है तो डी कंपनी में उसकी हैसियत रातों रात बदल सकती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अरुण गवली तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। ज़्यादातर समय वो या तो जेल में रहता था या फिर मुंबई के भाईखला इलाके की अपनी मशहूर दगड़ी चौल में। दगड़ी चौल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, ये एक किला थी। ये हमेशा गवली के सपोर्टर से घिरी रहती थी और यहाँ बाहर के आदमी का घुसना बिल्कुल भी आसान नहीं था। और अगर कोई दुश्मन यहाँ घुस भी जाए तो उसका जिंदा बाहर निकलना उससे भी ज़्यादा मुश्किल था। मुन्ना को जल्दी ही समझ में आ गया कि दगड़ी चाल के अंदर जाकर तो वो हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो करना एक आत्महत्या होगी। इसलिए उसने सही मौके का इंतज़ार करना शुरू किया और वो मौका उसे जल्द मिल भी गया। 1997 मुंबई। मुन्ना को खबर मिली कि अरुण गवली एक बड़ी पॉलिटिकल रैली को एड्रेस करने जाने वाला है। उन दिनों गवली राजनीति में भी कदम रख चुका था। उसकी पार्टी एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही थी। हजारों लोग आने वाले थे, मीडिया मौजूद रहने वाला था और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अरुण गवली खुद स्टेज पर आने वाला था। मुन्ना के लिए यह सुनहरा मौका था। भीड़ में छुपना आसान था और अफरा तफरी में निकलना और भी आसान। उसने प्लान तैयार किया।
मुन्ना ने एक पिस्टल भी अरेंज की। रैली में स्टेज तक पहुंचना उतना आसान नहीं था, इसलिए उसने एक अनोखा तरीका चुना। उसने पिस्टल को एक बड़े गुलदस्ते के अंदर छुपा दिया। तो बाहर से देखने में मुन्ना अब किसी सपोर्टर जैसा लग रहा था, जिसके हाथ में फूल हो और चेहरे पे मुस्कान, लेकिन उसके दिल में गवली को मारने की प्लानिंग थी। रैली वाले दिन करीब 75,000 लोगों की भीड़ जमा थी। चारों तरफ शोर था, नारे लग रहे थे, लोग स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे और उन्हीं लोगों के बीच मुन्ना झिंगाड़ा भी मौजूद था। धीरे धीरे वो स्टेज के करीब पहुंच गया। अब उसे सिर्फ एक चीज का इंतजार था, अरुण गवली का। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। लास्ट मिनट में अरुण गवली ने इस प्रोग्राम में आने का फैसला बदल दिया। कहते हैं कि उसे किसी संभावित खतरे की सूचना मिल चुकी थी। स्टेज तैयार था, भीड़ तैयार थी, मुन्ना तैयार था, लेकिन टारगेट ही नहीं आया। उसकी जगह मंच पर पहुंची अरुण गवली की पत्नी आशा गवली, और देखते ही देखते मुन्ना का पूरा ऑपरेशन फेल हो गया और मुन्ना को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। डी कंपनी का मिशन फेल हो चुका था, लेकिन एक बात जरूर हुई। मुन्ना ने छोटा शकील को यह दिखा दिया कि वो रिस्क लेने से नहीं डरता। वो लास्ट मिनट तक मिशन पूरा करने के लिए तैयार था, और यही बात उसे फ्यूचर में डी कंपनी का सबसे भरोसेमंद शूटरों में से एक बनाने वाली थी, क्योंकि जल्द ही उसे एक और मौका मिलने वाला था। और इस बार टारगेट था दाऊद इब्राहिम का सबसे बड़ा दुश्मन, छोटा राजन। अरुण गवली वाला मिशन भले ही असफल रह गया था, लेकिन डी कंपनी के अंदर मुन्ना झिंगाड़ा की रेपुटेशन बहुत बढ़ चुकी थी। छोटा शकील अब उसे सिर्फ एक सड़क छाप गुंडे की तरह नहीं देखता था। वो जान चुका था कि मुन्ना जोखिम उठा सकता है, उसके अंदर पेशेंस है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो आखिरी दम तक मिशन पर टिका रह सकता है। इसी वजह से अगले कुछ सालों में मुन्ना झिंगाड़ा को डी कंपनी के कई ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया गया। मुंबई में उसने कई हत्याएं की जिनमें उसका नाम आया। इसी बीच उसने छोटा राजन के करीबी माने जाने वाले कुशल जैन का भी मर्डर किया। अब वो सिर्फ डी गैंग का सिंपल ऑर्डिनरी मेंबर नहीं था, वो डी गैंग का शार्प शूटर बन चुका था। 1993 के मुंबई धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के रास्ते अलग हो गए थे। कभी दोनों एक ही टीम में काम करते थे, लेकिन अब दोनों कट्टर जानी दुश्मन थे। छोटा राजन को डी कंपनी की अंदरूनी दुनिया का हर राज पता था। कौन किसके लिए काम करता है, पैसा कहाँ से आता है, कौन सा ऑपरेशन किस आदमी ने किया, हर इंफॉर्मेशन छोटे राजन को थी। और यही वजह थी कि वो डी कंपनी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया था। दूसरी तरफ राजन भी चुप नहीं था। उसके लोग लगातार डी कंपनी के नेटवर्क को नुकसान पहुंचा रहे थे। डी कंपनी के कई शूटर मारे जा चुके थे, कई ऑपरेशंस फेल हो चुके थे, और दाऊद के करीबी लोग भी निशाने पर थे। दुबई, कराची, नेपाल, बैंकॉक, जहाँ जहाँ अंडरवर्ल्ड का नेटवर्क था, वहाँ वहाँ लड़ाई पहुँच चुकी थी। अब डी कंपनी के सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, और वो था हमेशा के लिए छोटा राजन को ख़त्म करना। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि राजन गायब हो चुका था। वो किस देश में है, कौन सी सिटी में है, किस नाम से रह रहा है, बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी थी। डी कंपनी महीनों से इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही थी, और फिर एक दिन उन्हें पहली सफलता मिली। उनको खबर मिली कि छोटा राजन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में छिपा हुआ है। वहाँ वो अपने कुछ बेहद भरोसेमंद लोगों के साथ रह रहा था। लेकिन सिर्फ शहर का नाम जानना काफ़ी नहीं था, ज़रूरत थी एक एक्यूरेट एड्रेस की। और इसके लिए डी कंपनी ने एक बेहद खतरनाक खेल खेला। उन्होंने राजन के अपने ही लोगों के बीच घुसपैठ की। धीरे धीरे डी कंपनी ने राजन के आसपास मौजूद लोगों से संपर्क बनाया, उनसे दोस्ती बढ़ाई, जानकारी इकट्ठा की गई, और आखिरकार राजन के ठिकाने की पूरी जानकारी डी कंपनी तक पहुंच गई। कराची में बैठे छोटे शकील ने फैसला कर लिया, राजन को अब जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा।
एक हिट स्क्वाड तैयार किया गया जिसमें कुल मिला के 9 लोग थे। लेकिन इस ऑपरेशन का लीडर बनाया गया मुन्ना झिंगाड़ा को। वही मुन्ना जो कुछ साल पहले तक जोगेश्वरी की गलियों में झगड़ता फिरता था। वही मुन्ना जिसने कॉलेज में पहली बार खून किया था और अब उसे भारत के सबसे बड़े गैंग वॉर के सबसे इम्पोर्टेंट मिशन की जिम्मेदारी दी जा रही थी, ऑपरेशन छोटा राजन। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो डी कंपनी को सालों पुरानी अपनी समस्या से छुटकारा मिल जाता। लेकिन अगर ये फेल हो जाता तो दुनिया जान जाती कि दाऊद इब्राहिम ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को ख़त्म करने की कोशिश की है। ये दाव बहुत बड़ा था और मुन्ना झिंगाड़ा अब उस खेल का हिस्सा बन चुका था। साल 2000, बैंकॉक में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे भारत के 2 सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड गैंग्स के बीच अंतिम लड़ाई की तैयारी चल रही थी। डी कंपनी को पता चल चुका था कि छोटा राजन बैंकॉक में है, लेकिन सिर्फ शहर का नाम जान लेना काफ़ी नहीं था। राजन तक पहुंचना आसान नहीं था। वो सालों से भाग रहा था, उसने कई हमले झेले थे। उसे पता था कि दाऊद उसके पीछे पड़ा है और वो उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए उसकी सुरक्षा बेहद कड़ी रहती थी। उसके आसपास सिर्फ भरोसेमंद लोग रहते थे और उन्हीं लोगों में शामिल थे रोहित वर्मा, रवि पुजारी और गुरु साटम। अगर किसी को भी राजन तक पहुंचना था तो पहले इन लोगों तक पहुंचना जरूरी था और यहीं से शुरू हुआ डी कंपनी का असली खेल। दाऊद के करीबी शरद शेट्टी को एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मिली। उसे बताया गया कि छोटा राजन बैंकॉक में रह रहा है, लेकिन उसका सही ठिकाना पता नहीं था। उसके बाद एक आदमी को राजन का सही एड्रेस मालूम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई और उसका नाम था अशोक शेट्टी। उसका काम था राजन के लोगों के करीब पहुंचना, उनसे दोस्ती करना, उनका भरोसा जीतना और फिर अंदर की जानकारी बाहर निकालना। ये काम आसान नहीं था, लेकिन अशोक शेट्टी ने पेशेंस रखा। उसने महीनों तक कोशिश की। धीरे धीरे उसने रवि पुजारी और गुरु साटम के साथ उठना बैठना शुरू किया, उनके साथ खाना पीना घूमना फिरना शुरू किया। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब राजन के लोगों ने उसे अपना समझना शुरू कर दिया। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि जिस आदमी को वो अपना दोस्त समझ रहे हैं वो उनके दुश्मनों के लिए काम कर रहा था। उधर कराची में छोटा शकील लगातार रिपोर्ट्स ले रहा था। हर नई जानकारी उसके पास पहुंच रही थी। कौन कहाँ रहता है, किस टाइम पे बाहर निकलता है, कौन किस फ्लैट में रहता है, सब कुछ छोटा शकील तक पहुंच रहा था। और फिर वो खबर आई जिसका महीनों से उसको इंतजार था। राजन का पूरा एड्रेस सामने आ चुका था। अब सिर्फ हमला करना बाकी था। इसके बाद एक हिट स्क्वाड बनाया गया और वो हिट स्क्वाड बैंकॉक पहुंचा। कई लोग इस मिशन में शामिल थे, लेकिन इनमें सबसे आगे थे मुन्ना झिंगाड़ा और राशिद मलाबारी। दोनों को क्लियर इंस्ट्रक्शन थी, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, राजन बचना नहीं चाहिए। इसके बाद निगरानी शुरू हुई। कई हफ्तों तक जिस इमारत में राजन रहता था उसके आसपास नज़र रखी गई। कौन आता है, कौन जाता है, किस टाइम लाइट बंद होती है, किस टाइम दरवाज़ा खुलता है, ये सब नोट किया गया। मुन्ना जानता था कि एक ही मौका मिलेगा और उस एक मौके में काम ख़त्म करना होगा। फिर आया 15 सितंबर 2000, शाम का टाइम, बैंकॉक। ऑपरेशन शुरू हो गया। सबसे पहले अशोक शेट्टी आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक केक था, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कोई दोस्त अपने दोस्त से मिलने जा रहा हो। लेकिन उस केक के पीछे मौत खड़ी थी। अशोक शेट्टी सीधा उस फ्लैट तक पहुंचा जहां रोहित वर्मा और छोटा राजन मौजूद थे। उसने डोरबेल बजाई। अंदर से कदमों की आवाज़ आई। रोहित ने दरवाजे के छोटे छेद से झांक कर देखा। बाहर अशोक शेट्टी खड़ा था। उसके हाथ में केक था और चेहरे पे स्माइल। कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा था। रोहित वर्मा ने दरवाज़ा खोल दिया और यही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अशोक शेट्टी एक तरफ हट गया और अगले ही पल मुन्ना झिंगाड़ा और उसके साथी गोलियां बरसाते हुए अंदर घुस गए। पूरा फ्लैट गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा। रोहित वर्मा को संभलने का मौका तक नहीं मिला। पहली बौछार उसी पर हुई और वो वहीं ढेर हो गया। लेकिन असली टारगेट यानी छोटा राजन अभी जिंदा था।
अंदर कमरे में मौजूद राजन ने गोलियों की आवाज़ सुन ली थी, चीखें सुन ली थी। उसे तुरंत समझ में आ गया था कि दरवाजे तक उसका दुश्मन पहुंच चुका है। वो तेजी से अपने कमरे की तरफ भागा। उसने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुन्ना और उसके साथी लगातार फायरिंग कर रहे थे। गोलियां दरवाजे को चीरकर अंदर आ रही थी। तभी एक गोली राजन को सीधा उसके पेट में लगी। राजन दर्द से करहा उठा, उसका खून बहने लगा। मुन्ना को लगा राजन मर चुका है और मिशन पूरा हो चुका है, लेकिन छोटा राजन अभी हार मानने वालों में नहीं था, क्योंकि अगले कुछ सेकंड में उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। छोटा राजन उन लोगों में से नहीं था जो आसानी से हार मान लेते हैं। उसे पता था कि अगर वो कमरे में रुका तो अगली कुछ गोलियां उसकी जिंदगी खत्म कर देंगी। उसके बाद बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, और वो थी उस कमरे की खिड़की। राजन के पेट में गोली लगी थी और सामने मौत खड़ी थी, और नीचे थी कई फीट की गहराई। लेकिन उस टाइम राजन के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने खिड़की खोली और छलांग लगा दी। एक पल के लिए तो जैसे टाइम रुक गया, और फिर धड़ाम से राजन नीचे गिर गया। उसका शरीर बुरी तरह घायल हो चुका था, लेकिन वो जिंदा था। और इस पूरे ऑपरेशन में यही एक चीज़ थी जो डी कंपनी ने नहीं सोची थी। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि राजन इतनी ऊंची बिल्डिंग से कूद जाएगा। उधर फ्लैट के अंदर मुन्ना और उसके साथी अभी भी फायरिंग कर रहे थे। उन्हें यकीन था कि राजन बच नहीं सकता। गोलीबारी की आवाज़ पूरे इलाके में फैल चुकी थी। इलाके के लोग बाहर निकल आए थे और किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, और बैंकॉक पुलिस तेजी से मौके की तरफ बढ़ रही थी। इस वजह से डी कंपनी को यह ऑपरेशन अब बंद करना पड़ा। हिट स्क्वाड इमारत छोड़कर निकल गया, लेकिन उनको अभी तक ये नहीं पता था कि उनका सबसे बड़ा टारगेट अभी भी जिंदा है। कुछ टाइम बाद थाई पुलिस मौके पर पहुंच गई। घायल लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया। पूरी बिल्डिंग को घेर लिया गया और इस पूरे कांड की जांच शुरू हुई। ये कोई नॉर्मल शूट आउट नहीं था। जिस आदमी पर हमला हुआ वो छोटा राजन था, भारत के सबसे बड़े गैंगस्टर्स में से एक, और जिस गैंग पर शक जा रहा था वो डी कंपनी थी। देखते ही देखते ये खबर पूरे एशिया में फैल गई। थाईलैंड की पुलिस ने तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी। एक एक सुराग जोड़ा गया, एक एक सस्पेक्ट की तलाश शुरू हुई, और कुछ ही टाइम बाद मुन्ना झिंगाड़ा गिरफ्तार कर लिया गया। वो अब बैंकॉक की जेल में था, लेकिन सबसे दिलचस्प बात अभी बाकी थी। जब उसे अदालत में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था, तब इंडियन मीडिया के कुछ रिपोर्टर्स वहां मौजूद थे। कैमरे ऑन थे, माइक चालू थे, और सबके मन में एक ही सवाल था कि क्या इस हमले के पीछे डी कंपनी है। मुन्ना झिंगाड़ा हथकड़ियों में था और पुलिस के घेरे में था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। जब रिपोर्टर्स ने उससे सवाल पूछा कि तुम्हें किसने भेजा था, तो उसने कुछ सेकंड रुकने के बाद उसने जवाब दिया, मुझे छोटा शकील ने भेजा था। रिपोर्टर्स हैरान रह गए। कैमरे रिकॉर्ड कर रहे थे, और मुन्ना यहीं नहीं रुका। कहते हैं कि उसने कहा कि ये काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, फिर से हमला होगा, हम उसे मार कर ही मानेंगे। और ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये दुनिया के सामने डी कंपनी की खुली धमकी थी। इस सब के बाद मुन्ना झिंगाड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय मामले का हिस्सा बन चुका था। भारत उसे अपनी कस्टडी में लेना चाहता था, क्योंकि वो एक इंडियन सिटीजन था और उसके खिलाफ भारत में कई मामले दर्ज थे। लेकिन तभी इस कहानी में एक नया प्लेयर एंटर हुआ, पाकिस्तान। और अगले कुछ महीनों में मुन्ना झिंगाड़ा को लेकर ऐसी कानूनी लड़ाई शुरू होने वाली थी जिसका अंत किसी ने नहीं सोचा था। इसके बाद इस कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अचानक पाकिस्तान सामने आ गया और उसने दावा किया कि मुन्ना झिंगाड़ा उसका सिटीजन है। भारत को उससे कुछ खास हैरानी नहीं हुई। इंडियन एजेंसीज जानती थी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये सब दाऊद के कहने पे कर रही है। पाकिस्तान के इस दावे के साथ अब ये दो देशों के बीच की कानूनी लड़ाई बन गया था। थाईलैंड की अदालत में इस बात की सुनवाई शुरू हो चुकी थी। भारत अपने सबूत पेश कर रहा था, पाकिस्तान अपनी दलीलें दे रहा था, और इसी दौरान इंडियन पक्ष ने एक सुझाव दिया। उन्होंने बोला कि इसका डीएनए टेस्ट करवा लिया जाए, जिससे ये साबित हो जाएगा कि इसके सब रिश्तेदार, माता पिता
इंडियन हैं और भारत में रहते हैं। अगर ये डीएनए टेस्ट हो जाता तो उसकी फैमिली ट्री की पहचान हो सकती थी और ये विवाद वहीं ख़त्म हो जाता। लेकिन मुन्ना झिंगाड़ा ने एक ऐसा फैसला किया जिसने इस पूरे मामले को एकदम उलझा दिया। उसने डीएनए टेस्ट लेने से मना कर दिया। थाई कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति डीएनए टेस्ट नहीं करवाना चाहता तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता और यहीं से ये मामला और पेचीदा हो गया। सुनवाई चलती रही, दलीलें चलती रही और आखिरकार फैसला सुनाने का भी दिन आ गया। मुंबई में बैठे पुलिस ऑफिसर्स और एजेंसीज इस फैसले का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन फैसला उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं आया। थाई अदालत ने मुन्ना झिंगाड़ा को इंडिया के बजाय पाकिस्तान को सौंपने का फैसला किया। सालों से जिस आदमी को इंडियन एजेंसीज अपने सामने बिठाकर पूछताछ करना चाहती थी, वो उनकी पहुंच से बहुत दूर चला गया था। पाकिस्तान पहुंचने के बाद भी मुन्ना झिंगाड़ा का नाम गायब नहीं हुआ और फिर करीब 25 साल बाद उसका नाम एक बार फिर दिल्ली में सुनाई देने लगा, उसी केस में जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी। सोचो, एक लड़का जिसका बचपन जोगेश्वरी की एक साधारण चौल में बीता, जिसके पिता प्लम्बर थे, जो कॉलेज में पढ़ रहा था, जिसने गुस्से में एक मर्डर कर दिया था और फिर जेल गया था। उसके बाद वो फिर एक झगड़े में फंस गया और ऑर्थर रोड जेल में उसकी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जिसने उसकी ज़िंदगी की दिशा ही बदल दी। अगर उस दिन उसकी मुलाकात इस्माइल मलाबारी से ना हुई होती तो शायद उसकी कहानी कुछ और होती। शायद वो एक लोकल गुंडा बन के रह जाता, शायद वो किसी और मामले में गिरफ्तार होता, शायद किसी गैंग वॉर में मारा जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो डी कंपनी तक पहुंच गया, छोटा शकील तक पहुंच गया। उसने अरुल गवली को मारने की कोशिश की और फिर उसे उस मिशन का हिस्सा बनाया गया जिसका टारगेट था छोटा राजन। आज जब मुन्ना झिंगाड़ा का नाम लिया जाता है तो लोग उसे सिर्फ एक शूटर के तौर पर याद नहीं करते हैं, वो उसे उस आदमी के तौर पर याद करते हैं जिसे डी कंपनी ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को ख़त्म करने भेजा, जिसने बैंकॉक के इतिहास में सबसे चर्चित अंडरवर्ल्ड हमलों में से एक को अंजाम दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ मुन्ना झिंगाड़ा की ही नहीं है, क्योंकि उस दौर में मुंबई का अंडरवर्ल्ड सिर्फ मुंबई तक ही लिमिटेड नहीं था। उसकी लड़ाइयाँ दुबई तक पहुँचती थी, उसकी लड़ाइयाँ कराची तक पहुँचती थी, नेपाल तक पहुँचती थी और बैंकॉक की सड़कों तक पहुँचती थी, जहाँ गैंग वॉर सिर्फ क्राइम नहीं था बल्कि पावर और पैसे के कंट्रोल की लड़ाई थी। और उन लड़ाइयों में मुन्ना झिंगाड़ा जैसे लोग मोहरों की तरह इस्तेमाल किए जाते थे। कुछ जीत जाते थे तो कुछ हार जाते थे, लेकिन अंत में सभी की कहानी एक जैसी ख़त्म होती थी, या तो जेल, या फिर मौत, या फिर ज़िंदगी भर भागते रहने की ज़िंदगी। और शायद यही अंडरवर्ल्ड की दुनिया का सबसे बड़ा सच है, क्योंकि इस दुनिया में अंत कभी अच्छा नहीं होता, कभी भी नहीं। आपको क्या लगता है, अगर बैंकॉक में छोटा राजन मारा गया होता तो क्या मुंबई अंडरवर्ल्ड का इतिहास अलग होता? अपनी राय हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। मैं आपसे मिलूँगा अपनी एक और कहानी के साथ अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार और जय हिंद।